नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियां भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपराजिता और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेती किसानी से जुड़ी वो तमाम ज़रूरी खबरें जो आपके खेत खलिहानों से लेकर मंडी और मौसम तक सीधा असर डालती हैं। तो आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए जैविक खाद के उपयोग पर जोर दिया। खेत खाली होने पर ढैंचा की बुआई करने की सलाह। धान की खेती के लिए लंबी और मध्यम अवधि वाली उन्नत किस्मों की सिफारिश। पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन की धान की रुपाई आसान और श्रम की बचत। केंद्र और राज्य सरकार किसानों की भूमि की उर्वरता बनाए रखने तथा खेती की लागत कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। कृषि विभाग के निदेशक सौरभ सुमन यादव ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग का सीधा प्रभाव मिट्टी की गुणवत्ता पर पड़ता है, जिससे भूमि की उत्पादकता धीरे धीरे कम होने लगती है। उन्होंने किसानों से अपील की कि रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग करें और जैविक एवं प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उर्वरक का एक्सेस यूज हो रहा है, उसको कम करके हम लोग इससे जो मिट्टी की उर्वरकता भी खत्म हो रही है और जो हमारे शरीर के प्रति उसका जो नुकसानदायक असर है वो भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग केमिकल जो फर्टिलाइज़र है उसका संतुलित उपयोग करें और नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती की तरफ हम लोग जाएं। इसके लिए हम लोग पूरे स्टेट में अभियान चला रहे हैं। हर कृषि विज्ञान केंद्र केवीके, जिला कृषि के जितने भी पदाधिकारी हैं, राज्य स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं, सब लोग इस अभियान में जुड़ के किसानों तक पहुंच रहे हैं, उनको नई पद्धति की जानकारी दे रहे हैं जिससे वो प्राकृतिक खेती की ओर कर सकें। वैज्ञानिकों का कहना है कि रासायनिक उर्वरकों का लगातार और अत्यधिक प्रयोग मिट्टी की संरचना और उर्वरता को प्रभावित कर रहा है। इससे बचाव के लिए किसानों को जैविक खाद, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त पोषक तत्वों का उपयोग बढ़ाना चाहिए। प्राकृतिक खेती न केवल मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाती है, बल्कि लंबे समय तक उत्पादन क्षमता बनाए रखने में भी मदद करती है। आने वाले पीढ़ियों के लिए उपजाऊ भूमि सुरक्षित रखने हेतु किसानों को प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। किसान भाई, यदि आपके खेत इस समय खाली हैं, तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए हरी खाद के रूप में ढैंचा की बुआई अवश्य करें। ढैंचा एक ऐसी फसल है जो मिट्टी में जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने में सहायक होती है। इससे खेत में पलट देने से भूमि की संरचना में सुधार होता है और अगली फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। हरी खाद का उपयोग करने से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता भी कम होती है और खेत अधिक टिकाऊ बनता है। धान की अच्छी पैदावार के लिए समय के अनुसार सही किस्म का चयन बेहद महत्वपूर्ण है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान समय में किसान लंबी और मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों का चयन कर सकते हैं। लंबी अवधि वाली प्रमुख किस्मों में स्वर्ण सबौर, MTU 7029 और राजेंद्र मंसूरी शामिल हैं। वहीं मध्यम अवधि वाली किस्मों में राजेंद्र भगवती, राजेंद्र श्वेता और राजेंद्र मंसूरी किसानों के लिए बेहतर विकल्प है। ये किस्में अच्छी उत्पादन क्षमता के साथ बेहतर गुणवत्ता भी प्रदान करती हैं।
वैशाली जिले के ग्राम मखदुमपुर के प्रगतिशील किसान उमा शंकर राय धान की खेती से अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। उनका कहना है कि खेती शुरू करने से पहले वे धान की उन्नत किस्मों का चयन करते हैं और वैज्ञानिक सलाह के अनुसार खेती करते हैं। इससे उत्पादन बढ़ता है और लागत की तुलना में लगभग 2 गुना मुनाफा प्राप्त होता है। उनकी सफलता यह दर्शाती है कि सही किस्मों का चयन और वैज्ञानिक पद्धति अपना कर किसान अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। आधुनिक कृषि यंत्रों ने खेती को पहले की तुलना में काफी आसान बना दिया है। पैडी ट्रांसप्लांटर धान की रुपाई के लिए एक अत्यंत उपयोगी मशीन है। इसके माध्यम से कम समय में अधिक क्षेत्र में रुपाई की जा सकती है और मजदूरों की आवश्यकता भी कम पड़ती है। ये यंत्र पौधों की समान दूरी पर रुपाई सुनिश्चित करता है, जिससे फसल की वृद्धि बेहतर होती है और उत्पादन में वृद्धि होता है। किसानों के लिए यह मशीन समय, श्रम और लागत बचाने का प्रभावी साधन बन रही है। आइए अब चलते हैं बाजार समिति आलू प्याज मंडी पटना, जहां आज के ताजा भाव कुछ इस प्रकार हैं। नया लाल आलू 2000 रुपए प्रति क्विंटल, नया सफेद आलू 1800 रुपए प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 2500 रुपए प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 2300 रुपए प्रति क्विंटल। आज बिहार में मौसम सामान्यतः गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। तो ये थी आज की प्रमुख खेतीबाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, मैं अर्पिता स्नेह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को समर्पित हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हम बात करेंगे कि देखिए, पीएम आशा योजना के तहत एमएसपी पर जो दाल की जो खरीद होती है और किस तरीके से किसानों की जो आय सुरक्षा होती है, और इसके साथ ही जो आत्मनिर्भर कृषि का जो ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है उस बारे में। तो आइए बिना देर किए हम आपकी मुलाकात कराते हैं आज के विशिष्ट हमारे अतिथि से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ निखिल कुमार जी से, जो कि असिस्टेंट मैनेजर हैं NCCF पटना। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। और सबसे पहले तो सर हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि यह जो पीएम आशा योजना है, यह क्या है? हमारे जो किसान भाई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें पीएम आशा योजना के बारे में बताएं। नमस्कार, और नमस्कार आपके दर्शकों को। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि पीएम आशा योजना है क्या। पीएम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च की हुई एक योजना है, जिसमें दलहन की खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके तहत इस योजना पे काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत एक प्राइस सपोर्ट स्कीम जिसको बोलते हैं PSS, उसमें हम PSS स्कीम के तहत जितने भी किसान हैं उन किसानों की उपज को, स्पेशली जो दलहन की खेती वाले किसान हैं, जो दलहन की किस्मों में जैसे अरहर हो गया, आपका मसूर, तुअर, उड़द, मूंग, इस तरह की खेती करने वाले जो किसान हैं उनको MSP पर उनकी उपज की खरीदी की जा सके। मतलब जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो सरकार द्वारा एक निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस मूल्य पर कैसे किसानों को लाभान्वित किया जा सके, ये एक योजना के तहत, एक मिशन के तहत काम किया जा रहा है। सरकार ने इस योजना को पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में लागू करने के लिए 2 सेंट्रल
नोडल एजेंसी नामित किए हैं, एनसीसीएफ और नेफेड। अच्छा देखिए, आप कितनी बड़ी जानकारी दे रहे हैं पीएम आशा योजना के बारे में, और हम लोग बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, कि किस तरीके से जो कृषि की जो हमारी जो दशा और जो हमारा जो कृषि निर्देश होना चाहिए वो कितना डिपेंडेंट होना चाहिए, कितना सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए और कितना आत्मनिर्भर होना चाहिए। देखिए, इसी में एक सवाल आ रहा है निखिल जी कि इससे जो किसानों की जो आय होती है उसको हम लोग किस तरीके से बेधड़क सुनिश्चित कर सकते हैं, किसानों की जो आय सुरक्षा है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये प्रधानमंत्री जी द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई, जिसमें आत्मनिर्भरता कृषि के तहत इस योजना को लागू करने की एक दिशा प्रारूप तय किया गया, जिसमें जो दलहन की खेती वाले किसान हैं उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित किया जा सके, इस विषय पे ज़्यादा जोर दिया गया। जैसा कि भारत सरकार ने 11,440 करोड़ रुपए बजट में इस कृषि मंत्रालय को दिया, ताकि इस अभियान को पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में तेज़ी से लागू किया जा सके। और भारत सरकार की दोनों केंद्रीय नोडल एजेंसी जो हैं एनसीसीएफ और नेफेड, दोनों युद्ध स्तर पे काम कर रही है। अगर हम बात करें बिहार के किसानों के बारे में, तो बिहार में अभी तक दलहन की खरीदी जो है किसी भी सरकारी संस्थाओं के द्वारा नहीं की जाती थी। अब हम एनसीसीएफ और नेफेड दोनों ये शुरुआत कर रहे हैं बिहार प्रदेश में कि दलहन की खरीदी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पे की जा सके। जी देखिए, आपने बहुत बढ़िया बताया कि आय सुरक्षा कितना इम्पॉर्टेंट है, कि अगर सच में जो हमारे जो किसान भाई हैं उनकी जो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, उनकी जो एक आय सुरक्षा होती है, वही तो सबसे जो महत्वपूर्ण पूरे हमारे समझिए कि किसानी में सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। और सरकार देखिए इतनी योजनाएं ला रही है, इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं हमारे सभी किसान भाइयों के लिए, तो आय सुरक्षा का जो सुनिश्चित होना वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही निखिल जी देखिए, मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि आत्मनिर्भरता, मैंने भी बात किया कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, आज का बच्चा आज इस पर बात कर रहा है हमारे राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र निर्माण के बारे में। तो यह जो किसानों की जो आत्मनिर्भरता है उस बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने पूछा कि आत्मनिर्भर कृषि का क्या मायने हुआ और किसानों के लिए ये क्या लाभदायक है, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं पहले बता भी चुका कि आत्मनिर्भरता कृषि जो ये हमारी योजना है ये दलहन को केंद्रित करके है, जिसमें हम दलहन जो किसान हैं, जो स्पेशली उन किसानों की बात कर रहे हैं जो दलहन की खेती कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उस खेती को करें और सरकार उनके उपज को खरीद लेगी, जिससे उनके सेल्फ सफिशिएंट जो किसान हैं इनकम के मामले में वो हो सकेंगे। अगर हम बात करें जो किसान दलहन की खेती पहले करते थे, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो बहुत सारे किसान दलहन की खेती को छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनको मार्केट रेट उनका नहीं था। जैसे अगर हम बात कर लें तुअर की, अगर बात कर लें मसूर की, तो मार्केट में वो रेट उन किसानों को, बिचौलिए बहुत ऐसे हैं कि जिसके वजह से किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता। तो भारत सरकार की एजेंसी एनसीसीएफ जैसी एजेंसी उसमें किसानों की मदद ये करेगी कि उनके डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट सेंटर बना के उनसे खरीदी करने का सुनिश्चित करेगी, जिससे किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से लाभ हो सकेगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ ले सकेंगे किसान। अगर हम देखें इसके साथ ही कि दलहन की खेती का जो रकबा है वो पिछले 2-3 सालों में बढ़ा भी है। बिहार में भी इसका परिणाम देखा जा सकता है। बिहार में अभी 3.5 लाख मीट्रिक टन से ऊपर की उपज है पूरे, अगर दलहन की हम बात करें तो, जो कि पहले के दर से कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो किसानों में ये जागरूकता धीरे धीरे आ रही है और सरकार भी इस चीज़ को लेके प्रतिबद्ध है और सुनिश्चित कर रही है, हम जैसे नोडल एजेंसी के माध्यम से, कि जितने किसान हैं उनकी उपज को सरकार सीधे खरीद के जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से उन किसानों को लाभान्वित कर सके। ये सरकार का उद्देश्य है और यही हमारी एनसीसीएफ का भी उद्देश्य है। अच्छा, और निखिल जी हम आपसे देखिए यह भी जानना चाहेंगे कि हमने आत्मनिर्भर की बात की, हमने राष्ट्र
और राष्ट्र विकास की बात की, और इसके साथ ही हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि देखिए अभी एक टर्म हमने यूज़ किया एमएसपी पर दालों की जो खरीद होती है, तो वो एमएसपी का पूरा क्या प्रकरण है वो हमारे किसान भाई आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, और भारत सरकार ने मैंडेट दे रखा है 22 फसलों के लिए एमएसपी पे खरीद के लिए, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद के लिए 22 ऐसे फसल हैं जिसमें 14 खरीफ सीजन के हैं, 6 रबी सीजन के और 2 कमर्शियल क्रॉप हैं। उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी के लिए भारत सरकार ने मैंडेट दे रखा है। हमारे प्रदेश में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सरकार खरीदी करती है। ज़्यादातर खरीदी इसमें धान की होती है, लेकिन भारत सरकार की पहल से इस साल से हम देखेंगे जो आरएमएस रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 से जो भारत सरकार की एजेंसी एनसीसीएफ जैसी एजेंसी प्रदेश में दलहन की भी खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे करने जा रही है, जिससे किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा और उनके खाते में न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि सीधा उनके डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू उनके खातों में सुनिश्चित की जाएगी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ये खरीदी दलहन की हमारे प्रदेश में ही नहीं, आज एनसीसीएफ कई एक सारे प्रदेश भारत में कई एक सारे प्रदेशों में ऑलरेडी कर रही है। पिछले साल भी हमने किया और बिहार सरकार में हमने पिछले साल भी इस पहल के लिए कई एक सारे मीटिंग्स किए थे और सरकार से भी पॉजिटिव अप्रोच था। तो इस साल से हमारा प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंच पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की दलहनी फसल को हम सीधे सीधे खरीद पाएँ और उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित कर सकें। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का, आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है।
सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को दो तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। गरीब घरों में ना कल बेहतर होगा, ये सेंटेंस उम्मीद से ज्यादा आदत की तरह बोला जाता है। मम्मी राशन का डिब्बा देखकर हिसाब लगाती हैं, पापा खर्च लिखने के लिए छोटी डायरी रखते हैं और बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि घर में कौन सी चीज जरूरत है और कौन सी अभी नहीं। लेकिन इन घरों की सबसे बड़ी बात ये होती है, मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, इज्जत और उम्मीद कभी कम नहीं होने देते। लेकिन एक वक्त था जब गरीब के हिस्से की मदद भी उस तक पूरी नहीं पहुंच पाती थी। कभी गरीब के हिस्से की मदद बीच में ही कहीं रुक जाती थी। बिचौलियों के चक्कर में पूरा हक भी उन्हें नहीं मिल पाता था और गरीबों की बातें बस भाषणों तक सीमित रह जाती थी। लेकिन पिछले 12 सालों में गरीबी को सिर्फ आंकड़ों से नहीं, गरिमा और सुविधा से देखने की कोशिश हुई। 58 करोड़ से ज्यादा जन धन अकाउंट्स खुले, जिससे पहली बार करोड़ों गरीब परिवार फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जुड़े। DBT के जरिए 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे लोगों के खातों में पहुंचे, ताकि मदद बीच रास्ते में ना रुके। PM आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घर बने, जहां सिर्फ छत नहीं मिली, सम्मान भी मिला। जल जीवन मिशन से 15 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचा और उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला। 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बने। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया और आयुष्मान भारत ने करोड़ों परिवारों को महंगे इलाज के बिलों की चिंता से राहत दी। आज ग्रामीण गरीबी 5% से नीचे सिमट चुकी है और बैंकिंग सुविधाएं अब हर किसी के घर तक पहुंच रही हैं। और शायद सबसे बड़ा बदलाव ये है, अब गरीब मदद लेने के लिए खड़ा लाभार्थी नहीं लगता, अपने हक के साथ खड़ा नागरिक लगता है। अब गांव में लोग ये नहीं कहते सरकारी मदद आएगी भी या नहीं, अब लोग कहते हैं पैसे अकाउंट में आ गए क्या। यानी अब बदलाव सिर्फ योजनाओं में नहीं, लोगों के भरोसे में भी दिखने लगा है। हर वर्ग का सम्मान, हर परिवार का कल्याण। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी
खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203 द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।